नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम देखने वाले हैं कि एक समतल में सदिश का वियोजन किस प्रकार होता है। फ्रेंड्स, जब हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस देखे थे तो वहां पर उसमें एक डिफरेंस ये था कि आप किसी वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में रिसॉल्व कर सकते हैं, अर्थात किसी सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि किसी सदिश को कैसे हम दो या दो से अधिक सदिशों में बांट लेते हैं और किस प्रकार बांटेंगे हम ये भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, किसी सदिश को दो या दो से अधिक ऐसे सदिशों में वियोजित करना, ध्यान रखना हम बांट रहे हैं लेकिन कुछ कंडीशन है, ऐसे सदिशों में वियोजित करना जिनका परिणामी दिए गए सदिश के तुल्य हो। तुल्य मतलब बराबर हो, सदिश वियोजन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी सदिश को बांट तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको दो या दो से ऐसे सदिशों में ही बांट सकते हैं कि जिनका हम वापस रिजल्टेंट निकालें, वापस जोड़ दें तो हमारा वही पुराना वाला सदिश वापस मिल जाना चाहिए। तो इस घटना को, इस क्रिया को बोला जाता है सदिश का वियोजन। इस प्रकार ये जो सदिश जो हमने प्राप्त किए हैं, इन वियोजित हुए सदिशों को, प्राप्त हुए सदिशों को सदिश के अवयव, घटक या कंपोनेंट्स कहा जाता है। यदि ये घटक परस्पर लंबवत हैं, अर्थात जिन कंपोनेंट्स में आपने बांटा है, यदि ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, लंबवत आ रहे हैं, तो इन्हें समकोणिक या आयताकार घटक या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना? जी हाँ, क्या है, ये सब थ्योरी है। जब तक इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, अर्थात ये जो बातें मैंने यहाँ बताई हैं उसको मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। यही तो अंतर है एक साइंस सब्जेक्ट के विद्यार्थी में और एक रट्टू तोते विद्यार्थी में। यदि आप वास्तव में साइंस सब्जेक्ट वाले हैं तो फिर रटने पर विश्वास नहीं करेंगे, समझने पर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको जो कुछ भी ऊपर बताया उसको करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसको करने से पहले आप एक लाइन अच्छे समझ लें दिमाग में कि ये जो सदिशों का वियोजन है, सदिशों का जो बांटने वाली बात है, ये सदिशों के योग की अपोजिट क्रिया है। अर्थात सदिशों के योग में हम क्या करते थे, दो या दो से ज्यादा सदिशों को जोड़कर उनका परिणामी निकालते थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, उस परिणामी सदिश को ही हम दो या दो से ज्यादा सदिश में बांट रहे हैं। कुछ समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं। देखो, ये लिया हमने एक वेक्टर ए, ओ ए। ये क्या है, हमारा एक वेक्टर है जिसको हमने वेक्टर ए नाम दिया है। अब इस वेक्टर ए को ही हमको दो कंपोनेंट में बांटना है, ऐसे कंपोनेंट जो परस्पर लंबवत हों। तो अब अगर हमको परस्पर लंबवत कंपोनेंट लेना है तो वो ऐसे कंपोनेंट होना चाहिए कि जिसको आप प्रूव कर सको कि ये परस्पर लंबवत है। तो हमने क्या किया, हमने ये कंपोनेंट अक्षों पर लिए, क्योंकि जो एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई, ये परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत। तो यदि मैं इन एक्सिस पर इसके कंपोनेंट लूंगा तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये मुझको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमने एक्स और वाई एक्सिस का सहारा लिया, हेल्प ली इस ए के कंपोनेंट निकालने में। कैसे? ये जो हमारा वेक्टर ए है, हमने इसके जो ओ वाले सिरे हैं यहां से ये एक्स एक्सिस ले ली और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले ली। तो ये जो ए वाला वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ हमारा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? मतलब एक्स एक्सिस से थीटा डायरेक्शन पर हमारा ये वेक्टर ए है। अब हम क्या करते हैं, इस ए वाले, ओ वाले सिरे से क्या किया था, ये दो एक्सिस बनाई थी। ए वाला जो सिरा है यहां से हमने परपेंडिकुलर खींचा, ये और ये परपेंडिकुलर।
तो इसने ए से खींचे गए परपेंडिकुलर ने इस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच किया वो हमने बी नाम दे लिया, और ऐसे ही यहाँ पर सी नाम दे लिया। तो अब ये जो ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस है हमारी, इस डिस्टेंस को हमने नापा और नाप कर बता दिया कि ये ए एक्स होगी, और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बता दिया ये वेक्टर ए एक्स है। ऐसे ही ओ से सी तक हमने नापा और इसको नाम दे दिया कि ये ए वाई है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये वेक्टर ए वाई, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ए वाई, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये दिशा और आ जाएगी तो वेक्टर ए वाई। ऐसे ही ओ से बी तक का मैग्नीट्यूड है ए एक्स, और सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर ए एक्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 9th क्लास में किसी पॉइंट के स्थिति निर्देशांक ज्ञात किए थे। ये अगर पॉइंट ए है तो बताइए इसकी पोजीशन कहाँ होगी, तो हम ऐसे एक्स एक्सिस पे जाते थे, वाई पर लिखते थे यहाँ एक्स वाई। एक्स मतलब एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली एक्स, वाई कितनी चली वाई, तो ऐसे ही एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला ये ए एक्स, वाई पर कितनी चला ए वाई। तो ऐसे आपको इस ए के एक्स और वाई एक्सिस पर दो कंपोनेंट मिले, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई। तो ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं कि जब आप इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, लगाओ समांतर चतुर्भुज नियम, तो ये जाएगा ना आपका वेक्टर ए। तो इस प्रकार हमने इस वेक्टर ए को ऐसे दो कंपोनेंट में बांटा है जिनका यदि हम परिणामी ज्ञात करें तो वापस हमारा यही वेक्टर आ जाता है। यही लाइन मैंने यहां बताई थी कि किसी सदिश को दो या दो से अधिक ऐसे सदिशों में वियोजित करना जिनका परिणामी दिए गए सदिश के तुल्य हो, सदिश वियोजन कहलाता है। आया कुछ समझ में? अब कुछ आया होगा। फिर यहां कहा गया है कि जब हमने सदिश को बांटा तो ये जो हमको दो कंपोनेंट मिले, दो सदिश मिले, इनको हम कंपोनेंट, इसके अवयव या इसके घटक कहते हैं। अब चूंकि ये घटक परस्पर लंबवत हैं तो इनको आप समकोणिक घटक या आयताकार घटक या रेक्टेंगुलर घटक भी या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को जो हमने यहाँ समझी है इसको फिर थ्योरी में लिखें, क्योंकि अगर ये पेपर में हमको इस प्रकार से बताने पड़ा कि बताओ कैसे कैसे करोगे, ये थ्योरी भी तो देखनी पड़ेगी ना। समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। चित्र में ओ वेक्टर ओ ए, ये ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है वेक्टर ए, एक सदिश है, ठीक है, जिसे दो परस्पर लंबवत घटक वेक्टर ओ बी, ये वेक्टर ओ बी जिसकी वैल्यू क्या है वेक्टर ए एक्स जो एक्स अक्ष पर है, तथा वेक्टर ओ सी, ये वेक्टर ओ सी जिसकी वैल्यू क्या है वेक्टर ए वाई जो कि वाई अक्ष पर है, में इस प्रकार वियोजित किया गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, कि इन दोनों को जोड़ने पर वापस हमारा वेक्टर ए मिल जाए। ये बात समझ गए? जैसे यदि आपसे कहा जाए कि 5 को आप दो टुकड़ों में तोड़ें तो आप क्या करेंगे, 2+3 या 1+4 या 5+0 ऐसे लिखेंगे, या फिर ये लिखेंगे 5+1, तो 5 और 1 तो 6 हो जाएगा ना। तो आप ऐसे ही दो घटक ले सकते हैं जिनको वापस जोड़ें तो 5 दोबारा आ जाए। तो ऐसे ही इस वेक्टर ए को जब तोड़ेंगे तो ऐसे ही घटकों में तोड़ सकते हैं कि जिनको वापस जोड़ें तो वेक्टर ए हमको मिल जाए। ठीक, तो यहां तक का काम तो ये हुआ कि हमने वेक्टर ए को दो परस्पर लंबवत घटकों में बांट दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू तो निकाली ही नहीं, ये तो हमने मन से मानी गई राशि है ए एक्स और ए वाई। तो अब हम सीखेंगे इसकी वैल्यू निकालना कि कैसे ए एक्स और ए वाई का मान वेक्टर ए के फॉर्म में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये क्या लिया था हमारा थीटा, ये किसकी दिशा थी इस ए की। ऐसी एक्स अक्ष की दिशा क्या है, वाई अक्ष की दिशा क्या है, तो आपने एकांक सदिश पढ़े थे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, उनको हम आई कैप और जे कैप कहते हैं। ये क्या बताते हैं दिशा, आई कैप क्या बताएगा एक्स अक्ष की दिशा, जे कैप क्या बताएगा वाई अक्ष की दिशा। तो अब किसी भी सदिश दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक परिमाण और एक दिशा। इसका परिमाण क्या माना था हमने ए एक्स, दिशा कौन सी है एक्स अक्ष की, तो ए एक्स इंटू आई कैप, ये परिमाण और दिशा। ओ बी, ओ से लेकर बी तक की दूरी क्या है ए एक्स, ये परिमाण है। ऐसे ही वेक्टर ए वाई को लिख सकते हैं हम परिमाण और दिशा। परिमाण कितना है ओ से सी तक का कितना माना है हमने ए वाई, डायरेक्शन कौन सी है वाई अक्ष की, जो कि कौन दिखाएगा जी कैप।
तो वेक्टर ए एक्स को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप और वेक्टर ए वाई को ए वाई जे कैप। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ फिट कर दें तो क्या बन गया हमारा, वेक्टर ए की वैल्यू बन गई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब ये आई कैप और जे कैप तो हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा बता रहे हैं, इसलिए इनकी वैल्यू हमको फाइंड नहीं करनी, लेकिन ए एक्स और ए वाई हमने मन से माने, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो ए एक्स की वैल्यू ज्ञात करना, देखिए ये ए एक्स ओ बी की वैल्यू ज्ञात करनी है और ये आप जानते हो कि इसकी वैल्यू है ए। ये वेक्टर में वेक्टर ए है, लेकिन जब ओ से लेकर ए तक की आप दूरी नापेंगे तो इसका मॉड आएगा, मॉड मतलब ए। जैसे इसका मॉड है ए एक्स ना कि वेक्टर ए एक्स, जैसे इसका मॉड है ए। जब वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो एरो आएगा, केवल संख्यात्मक मान लेंगे तो वेक्टर नहीं आएगा। तो अब आप ए एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मतलब आधार को आप ज्ञात करना चाहते हैं, कर्ण आप जानते हैं, तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, कॉस पे। तो अब हम लगाने वाले हैं इस समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, बेस क्या है ओ बी, कर्ण क्या है ओ ए। देखिए ये लिया कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण ओ बी अपॉन ओ ए, ये ओ बी अपॉन ओ ए क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए। ए एक्स की वैल्यू ए का त्रिज्या गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा। ऐसे ही अब हम ए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये ए वाई और ये ए बी आपस में बराबर है, तो वापस इसी समकोण त्रिभुज में हम काम कर सकते हैं, ऊपर वाले में भी ले सकते हैं। तो अब इस लंब की वैल्यू, इस ए वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। कर्ण आप जानते हैं, लंब और कर्ण मतलब साइन थीटा, तो साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण ए वाई अपॉन ए। ए वाई की वैल्यू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये तो ए साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू आ गई। तो ए वाई की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा, ए एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। ए तो हम जानते थे, तो हमने देखो ए के रूप में ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये दोनों उठाकर इसी इक्वेशन में रख दीजिए ए एक्स और ए वाई की जगह। तो वेक्टर हो गया आपका ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो इस प्रकार आपने देखो ए के फॉर्म में ही इसके दो घटक प्राप्त कर लिए, लेकिन इसमें अभी भी एक अज्ञात राशि है, वो क्या है, थीटा, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। और साथ में हम एक चीज और सीख रहे हैं कि यदि हमको इस ए का मॉड ज्ञात करना है, ए का परिमाण मतलब इस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये तो वेक्टर है, अगर इसका परिमाण चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए हमने इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का स्क्वायर करके जोड़ दिया, वर्ग करके जोड़ दिया। ये ए वाई का स्क्वायर, ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ना, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, ए वाई स्क्वायर, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा ए एक्स का स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को वर्ग हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये जुड़ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है 1 की, केवल क्या बच गया ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का इसका पक्षांतर करो, ट्रांसफर कर दो, अंडर रूट आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अब आप इसको चाहे ए लिख लो या ए को हम ऐसे ले सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यदि हमको कहीं भी मॉड ज्ञात करना होता है तो फिर हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो अंडर रूट जो ए एक्स है उसका स्क्वायर, जो ए वाई है, ए एक्स क्या है आई का गुणांक और ये क्या है जी का गुणांक। ऐसे ही जब हम थीटा निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ है इनका डिवाइड कर दो, तो ए वाई अपॉन ए एक्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा जाएगा, ये ए से कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा, तो टेन के द्वारा हम थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस प्रकार आप ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं थीटा की, यहां से ए के मॉड की, और ये दोनों वैल्यू जब आप जानेंगे तो इस प्रकार ये आप दो घटक ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ सीख लिया है कि कैसे हम किसी भी सदिश को दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि हम इसको 3 घटकों में वियोजित करें तो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, और कुछ और भी बताएंगे। तो इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। नमस्कार।